अब शहर में चर्चा का विषय अमेरिका ईरान समझौता है। कई महीनों की बमबारी और तेल बाजार गिरने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ईरान से समझौता किया। उनका कहना है कि उन्होंने दुनिया को मंदी से बचाया है क्योंकि अब तेल की कीमतें गिर रही हैं। लेकिन हर कोई इस समझौते से खुश नहीं है। आलोचकों का कहना है कि ये समझौता सिर्फ ईरानी शासन को अगले संघर्ष से पहले फिर से उबरने के लिए समय और साधन दे रहा है। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर हाइंज गार्टनर, जो वियना विश्वविद्यालय में राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, खोसरो इस्फहानी, जो ईरान में लोकतंत्र के लिए नेशनल यूनियन के रिसर्च डायरेक्टर हैं, और कावे शारौर, जो वकील और मैकडॉनल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। ठीक है सभी लोग, अब हम 30 सेकंड के रैपिड फायर राउंड की शुरुआत कर रहे हैं। पहले सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं। हम पहले सवाल के बाद लंबी चर्चा शुरू करेंगे। हमारा सवाल है, क्या आपको लगता है ये समझौता साल के अंत तक चलेगा? हाँ या नहीं, और क्यों? प्रोफेसर गार्डनर, कृपया जवाब दें। मैं सावधानी पूर्वक कहूंगा हाँ, क्योंकि इसका विकल्प पूर्ण युद्ध होगा और अब तक युद्ध ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं। ना तो शासन परिवर्तन हुआ, ना ही आत्मसमर्पण, ना ही परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों का विनाश हुआ। और ऐसा भी लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान और खाड़ी देश भी युद्ध में वापस नहीं जाना चाहते। ठीक है, खोसरो इस्फहानी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह समझौता टिकेगा। दो त्वरित कारण हैं। पहला, इस्लामिक रिपब्लिक के वर्तमान नए सर्वोच्च नेता ने कहा है कि वह इस MOU समझौते, शांति समझौते जो भी हो, से सिद्धांत के तौर पर असहमत हैं। और दूसरा, पुराने सर्वोच्च नेता खामने उनकी अंतिम यात्रा 4 जुलाई को शुरू होने वाली है। यह उस शासन का संकेत नहीं है जिसने शांति और पुनः एकीकरण को अपनाया हो। ठीक है, कावे शारूज, इस सवाल पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि संभावनाओं को तोले तो शांति समझौता कायम रहेगा। इसमें शामिल दो मुख्य पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान हैं। इन दोनों में से किसी के पास भी वास्तव में युद्ध में वापस जाने का ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है। ईरान ने अपनी सारी डीगो और बयानबाजी के बावजूद इस युद्ध में भारी नुकसान झेला है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह युद्ध राजनीतिक आपदा है। आर्थिक रूप से भी अमेरिकियों को नुकसान हुआ है और वे यह युद्ध नहीं चाहते। मुझे लगता है दोनों के पास कोई प्रोत्साहन नहीं है। यहाँ अनिश्चितता इजराइल है। वे जाहिर तौर पर इससे खुश नहीं हैं और उनके पास इस समझौते को विफल करने का प्रोत्साहन हो सकता है। ठीक है, मैं आप सभी का आपके जवाब के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। अब हम पैनल को लंबे जवाबों के लिए खोलने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें संक्षिप्त ही रखें। हम सभी की राय सुनना चाहते हैं। अब आप जानते हैं, इस समझौते को ऐतिहासिक सफलता से लेकर कूटनीति के नाम पर अस्थायी युद्ध विराम तक सब कुछ कहा गया है। मेरा सवाल आपसे है, कावे, आपके हिसाब से ये क्या है? मुझे लगता है ये हमें फिर से युद्ध से पहले की स्थिति में ले जाता है और अफसोस की बात है, मुझे लगता है कि ये ईरानी शासन को और मजबूत बनाता है। अब बाहरी हमलों का खतरा है। मेरा मतलब है वो हमेशा इस्लामिक रिपब्लिक पर लहराया जाने वाला डंडा था जो अब लगभग खत्म हो जाएगा। अब ईरानी शासन जानता है कि वो अपनी ताकत दिखा सकता है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित कर सकता है। अब उसकी तिजोरी में बहुत पैसा जाएगा। जहां तक उनकी परमाणु जिम्मेदारियों का सवाल है, अगर इन वार्ताओं से कोई जिम्मेदारी आती भी है तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अच्छा वार्ताकार साबित किया है। मुझे नहीं लगता वे ओबामा प्रशासन से बेहतर समझौता कर पाएंगे और बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रॉक्सी समूहों के समर्थन का MOU में जिक्र भी नहीं है। मुझे लगता है कि आगे होने वाले घटनाक्रम से ईरान को काफी फायदा होगा। कोस्टा, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि ये समझौता अंततः इस्लामिक रिपब्लिक के पतन का कारण बनेगा? इस समझौते में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस्लामिक रिपब्लिक को फिर से संगठित होने, अपनी सैन्य क्षमता को फिर से मजबूत करने, ईरान के अंदर नियंत्रण बहाल करने और उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक विराम दे रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक की खास बात है कि इसे जुआरी चलाते हैं, जो अक्सर अपनी चाल ज़्यादा खेलते हैं। वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, वे भविष्य में भी वही करने वाले हैं।
वे संघर्ष की सीमाओं को ईरान की सीमाओं के भीतर ईरानी लोगों के खिलाफ और ईरान की सीमाओं के बाहर विश्व शक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ाने वाले हैं। असल में ये उनकी तबाही की ओर ले जाएगा। मेरा मानना है कि यह समझौता, जो पैसा उन्हें मिलने वाला है, एमओयू, इसकी संरचना, ये उन्हें ये गलत धारणा देगा कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है और वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं सुनना चाहती हूँ प्रोफेसर गार्डनर, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस्लामिक रिपब्लिक का पतन निकट है, जैसा कि आप कह सकती हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुझाव दिया है, खासकर इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद? इन दो युद्धों के बाद शासन परिवर्तन नहीं हुआ और शासन परिवर्तन पहले से ही कई विपक्षी नेताओं के एजेंडे में था, लेकिन 47 सालों से शासन बना रहा। लेकिन ये सही है कि सरकार और व्यवस्था किसी तरह बदल गई है, तो पुराना रिवॉल्यूशनरी गार्ड अब सत्ता में नहीं है और हम देखते हैं कि अब ज्यादा कुशल रेवोल्यूशनरी गार्ड नेता हैं जो धार्मिक विचारधारा से ज्यादा सैन्य शक्ति के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने अपने सबक ईरान इराक युद्ध से सीखे हैं, ईरानी क्रांति से उतना नहीं। समाज में बदलाव और थोड़ा खुलापन तो दिखेगी, पर राजनीतिक मकसद में खास फर्क नहीं आएगा। ये सत्ता के केंद्रीकरण वाला ही रहेगा, लेकिन किसी न किसी तरह हम बदलाव जरूर देखेंगे। अगर मेमोरेंडम लागू होता है, कुछ प्रतिबंध हटते हैं और संपत्तियां अनफ्रीज होती हैं, तो मैं नहीं मानता कि सब कुछ सेना या प्रतिरोध ध्रुव के पास जाएगा, क्योंकि नई व्यवस्था विरोध और प्रदर्शनों से डरती है और हाल ही में जो प्रदर्शन भड़के थे वे आर्थिक शिकायतों के कारण हुए थे। तो व्यवस्था और सरकार को इन आर्थिक कठिनाइयों के बारे में कुछ करना होगा, इसलिए इस पैसे का बड़ा हिस्सा ईरानी अर्थव्यवस्था में जाना चाहिए। आप जानती हैं, दिलचस्प बात है कावे, क्या आपको लगता है कि ये कहना सही होगा कि हमने जो ये प्रदर्शन देखे वे आर्थिक स्थिति की वजह से हुए? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई दुनिया है जिसमें हम ईरानी जनता की ओर से और प्रदर्शन नहीं देखेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए? मेरा मतलब है, अर्थव्यवस्था जरूरी है, पर ये ईरानियों की अकेली शिकायत नहीं है। 47 सालों से उन पर सरकार ने अत्याचार किए हैं, उन्हें मारा गया है, उन्हें कानून के तहत एक रंग भेदी व्यवस्था के अधीन रखा गया है। ईरानियों के पास बहुत सारी शिकायतें हैं और अर्थव्यवस्था तो बस उसका एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि सिस्टम में पैसा आने से आम ईरानी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि ज्यादातर पैसा चोरी हो जाएगा। आप जानते हैं, ईरान दुनिया के सबसे भ्रष्ट शासन में से एक है। इसका बहुत पैसा सैन्य कार्यक्रमों और आतंकवादी प्रॉक्सी गुटों में जाएगा। पहला, मुझे नहीं लगता कि आम ईरानी की आर्थिक समस्या जल्दी खत्म होगी। दूसरा, हालात सुधर भी जाएं तो ईरानियों में काफी गुस्सा है। मुझे लगता है कि हम ईरानी जनता की ओर से इस शासन के खिलाफ और विद्रोह देखेंगे। ईरानी लोगों ने साफ किया है कि वे शासन हटाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अफसोस रहेगा कि उन्हें ट्रंप प्रशासन के फैसलों से मजबूत हुए शासन का सामना करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं, बेशक हम अभी ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर बढ़ रही हैं। विकासशील देश ईंधन की राशनिंग कर रहे हैं। अमेरिका में महंगाई अभी 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। अगर ये समझौता सच में कायम भी रहता है, तो आम लोगों को जमीन पर हो रही इन चीजों का फर्क महसूस होने में कितना समय लगेगा? और आप जानती हैं, जाहिर है कि हम जानते हैं कि राजनीतिक हितों ने, आप कह सकती हैं, ट्रंप के फैसले लेने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कई लोग मानते हैं कि मध्यावधि चुनावों के बाद अमेरिका और ईरान फिर सीधे युद्ध की ओर लौटेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? और मैं खास तौर पर कोसरो से पूछना चाहूंगी। उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं प्रोफेसर की कहीं एक बात पर बात करना चाहता हूँ, पूरी इज्जत के साथ। सर, आप एक ऐसे समानांतर ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। किस ब्रह्मांड में इस्लामिक रिपब्लिक कम विचारधारा प्रेरित हो गई है? क्या आप उनका प्रचार सुनते हैं? क्या आप उनके अखबार पढ़ते हैं?
क्या आप उनका सरकारी मीडिया देखते हैं? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में शासन का प्रचार और विचारधारा और भी ज़्यादा तेज हो गई है। जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है। वे वास्तव में शिया इस्लामवाद के चरमपंथी हिस्सों को अपना रहे हैं। तेहरान से जो भाषा निकल रही है वह एक इस्लामवादी विस्तारवादी शासन की भाषा है, जिसे लगता है कि उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध जीत लिया है और अब वह संघर्ष के अगले दौर की तैयारी कर रहा है। शासन की भाषा या उसके दृष्टिकोण में बिल्कुल भी कोई नरमी, सुधार या बदलाव का कोई संकेत नहीं है। अब आपके मुख्य सवाल पर आते हैं। पिछले 1 साल के दौरान खाड़ी देशों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ साथ इस्लामिक रिपब्लिक ने 12 देशों पर हमला किया है। 12 देशों पर, जिनमें अमेरिका और इजराइल भी शामिल है। वे यहाँ वहाँ धमकी भरी बयानबाजी करते रहेंगे और हर क्षेत्रीय पक्ष को धमकाते रहेंगे। जैसा कि कावे ने बताया, इस समझौता ज्ञापन से जो भी पैसा कमाएंगे, अगर वाकई में कोई पैसा कमाते हैं, उसका एक भी पैसा ईरानी जनता पर खर्च नहीं करेंगे। ये देश की आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर देगा। जब आप ईरान के अंदर लोगों से बात करते हैं तो वे किराया नहीं दे सकते, वे स्वास्थ्य सेवा का खर्च नहीं उठा सकते, वे खाना नहीं खरीद सकते। लोग पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पिछले 2-3 महीनों में शासन ने पूरे देश में रात के समय रैलियां आयोजित की हैं। MBS इस शासन के गुंडे सड़कों पर उतरकर लोगों को परेशान कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ जीत का जश्न मना रहे हैं। वे इसे जीत समझकर भ्रमित हैं और इसी ने उन्हें ईरानी लोगों पर अत्याचार के लिए और साहसी बना दिया है। हम पहले ही देख रहे हैं कि शासन महिलाओं पर उनके हिजाब के अधिकारों पर सख्ती कर रहा है। हम नागरिक अवज्ञा के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई देख रहे हैं। इस समय कितने ईरानी जेल में सड़ रहे हैं। देश में रोज़ाना कितने ईरानियों को फांसी दी जा रही है। ये सारी बातें उस गुस्से को और बढ़ाएंगी जो जनवरी में बना था, जब लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए थे। उनमें से दसियों हजार लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, मासूम ईरानी जो निहत्थे थे। वो गुस्सा फिर से सड़कों पर जल्दी ही फूट पड़ेगा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। आप जानती हैं प्रोफेसर गार्डनर, मैं जाहिर है कि आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहूंगी जो कुछ भी कोस्त्रो ने अभी कहा, और उसके बाद हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। शासन ने पाया कि अब धर्म उतना लोगों को एकजुट नहीं कर सकता, और पहली लड़ाई के बाद व्यवस्था और सरकार शासन ने राष्ट्रवाद की ओर रुख किया। तो जो हम सुनते हैं वो कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी विचारधारा है। एक राष्ट्रवादी शासन जो समाज के सभी हिस्सों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो वे लोग भी जो शासन से असंतुष्ट थे और जनवरी में प्रदर्शनों में शामिल हुए थे, तो उनमें से बहुत से लोग युद्ध के कारण झंडे तले एकजुट हो जाएंगे। और बस समाज को देखिए, तो धार्मिक नियमों के संदर्भ में दमन कमजोर हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से सत्तावादी शासन मजबूत हो रहा है। तो हम एक बदलाव देख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हम 69 के बाद की स्थिति में वापस नहीं है। तो ये कुछ विश्लेषकों की गलत धारणा है। फिर से ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस्लामी गणराज्य शरीयत कानून का थोपना देश में कम नहीं हुआ है। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी इस्लामी गणराज्य द्वारा पूर्ण राष्ट्रवाद को अपनाना, वो आंदोलन 2005 में महमूद अहमदीनज़ाद के पहले कार्यकाल के राष्ट्रपति बनने के साथ शुरू हुआ था। ये इस्लामी गणराज्य द्वारा चलाया गया एक पूरा अभियान रहा है जो 2 दशकों से भी अधिक समय से चल रहा है। या तो आप जिस मामले की बात कर रहे हैं उसे देख नहीं रहे, या अधूरी सच्चाइयों से गुमराह हैं। काव्य, मैंने देखा आप वहां जवाब देना चाहते थे। हाँ, मैं इसमें शामिल होऊंगा। दोनों सज्जनों के तर्कों में मुझे अच्छाई दिखती है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता इससे फर्क पड़ता है कि इस्लामिक रिपब्लिक धर्म या राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करती है, उसकी दमनकारी नीति वही रहती है। तो प्रोफेसर साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि परस्तु अहमदी को सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर गाने के लिए 74 कोड़े मारेगी। ये शासन अपने व्यवहार में नरमी नहीं ला रहा है। मैं सहमत हूं,
अब यह राष्ट्रवादी भाषा पर ज्यादा निर्भर है क्योंकि ईरानी लोग उसी पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे नहीं लगता कि शासन की प्रकृति बदल रही है क्योंकि इस सिस्टम के डीएनए में दमन शामिल है, और मुझे नहीं लगता कि कोई परमाणु समझौता या चेहरों में बदलाव इसे बदल पाएगा। ये एक ऐसा शासन है जो अपने लोगों को दबाने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए ही फलता फूलता है और अस्तित्व में है। यही इसका तरीका है। आप जानती हैं, ट्रंप इस समझौते को एक बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पूरे मध्य पूर्व में शांति लेकर आएगा। बिल्कुल, मेरा सवाल यही है कि असल में किसने जीत हासिल की है जब आप इस समझौते की शर्तों को, इन 14 अलग-अलग बिंदुओं को देखती हैं? कावा कावे, मैं सबसे पहले आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया और यहाँ दोनों जगह यही कहा है। मुझे लगता है कि ये शायद अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक था। अमेरिकियों के आत्मसमर्पण के संदर्भ में, उस समर्पण के संदर्भ में जो उन्होंने इस एमओयू के माध्यम से दिखाया, मुझे नहीं लगता कि इस एमओयू पर कोई भी ऐसा तर्क दिया जा सकता है जिससे लगे कि अमेरिकी इस समझौते के विजेता बनकर निकले। एमओयू के 14 में से लगभग सभी बिंदु ईरान के पक्ष में हैं। यह उनकी इच्छाओं की सूची है। और आप जानते हैं, ईरानी शासन में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि वे इसके खिलाफ हैं। असल में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इससे अच्छा सौदा मिलेगा, बहुत पैसा। उन्होंने कहा है कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करेंगे। एमओयू के मुताबिक 60 दिनों तक वे शुल्क नहीं लेंगे। बाद में होर्मुज जलडमरू मध्य के इस्तेमाल पर शुल्क लेने का संकेत मिलता है। यह सिलसिला जारी है। तो मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ईरानियों ने अफसोस के साथ, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ईरान इस मामले में विजेता बनकर निकले हैं। सच कहूं तो ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रशासन की दूरदर्शिता की कमी से हुआ। प्रोफेसर गार्डनर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये ट्रंप प्रशासन की जीत है या ईरान का इस्लामी गणराज्य की? मैं इसे शून्य योग का खेल नहीं मानता। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं जहां कोई जीते या हारे। तो ऐसा कोई समझौता पत्र या संधि या जो भी हो, उसे सभी शिकायतों और हितों को संबोधित करना होगा। और निश्चित रूप से उस समझौता पत्र में 4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। ये निश्चित रूप से सभी युद्धों का अंत है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जो इसका एक हिस्सा है। लेकिन दूसरा, होर्मुज जलडमरू मध्य को भी खोलना, दोहरी नाकाबंदी को हटाना। तीसरा, परमाणु मुद्दा और हमारे लिए प्रतिबंधों को हटाना और ईरानी संपत्तियों की फ्रीजिंग को समाप्त करना। तो समस्या यहाँ उठाए गए मुद्दे नहीं है, समस्या है कि कौन सा कदम पहले उठाया जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा, और हम देखते हैं कि अब लेबनान को होर्मुज जलडमरू मध्य के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और हर मुद्दे को किसी न किसी तरह एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा सुझाव है कि हर मुद्दे को अलग अलग देखा जाए, उस पर बातचीत की जाए और आगे बढ़ा जाए और क्रमबद्धता बाद में देखी जाए। तो और मैं कहूँगा, भले ही ये उकसाने वाला लगे, मुझे लगता है कि परमाणु मुद्दा सबसे आसान है जिसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। परमाणु मुद्दे की बात करें तो कोस्त्रो, मैं आपकी राय जानने में रुचि रखती हूँ। क्या ये समझौता JCPOA जैसा है? क्या इसमें कोई फर्क है? अब कोई नहीं जानता कि इस समझौते का क्या होगा। इस पैनल को रिकॉर्ड करने के लिए जब हम इस स्टूडियो में आए तो हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी कि इस्लामिक रिपब्लिक के वार्ताकार बातचीत से बाहर चले गए थे। इस्लामिक रिपब्लिक वही कर रही है जो उसने हमेशा किया है। वे समय हासिल करने और इस अवधि को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वे अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूँ कि इस युद्ध में किसकी जीत और किसकी हार हुई। इस्लामिक रिपब्लिक ने जिस युद्ध की शुरुआत की वो ना अमेरिका ने शुरू किया था ना इजराइल ने। यह युद्ध 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक के गठन के साथ ही शुरू हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान की सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक इस्लामवादी राज्य की स्थापना करना था, और उस अभियान का द्वितीयक उद्देश्य यहूदी राज्य का सफाया करना और मध्य पूर्व में हर यहूदी को मारना है। जब तक हम सांस ले रहे हैं और लड़ रहे हैं, हमने हार नहीं मानी। कूटनीति की लड़ाई में हमने इस्लामी गणराज्य को बढ़त दी है और ये एक गलती रही है, लेकिन जब तक इस्लामी गणराज्य सांस ले रहा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है।
ग्लोबल आई के लिए यही सब था। आई 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं नताशा किरोचक हूँ। आई 24 न्यूज इंग्लिश पर मिडल ईस्ट और इजराइल की ताज़ा खबरों की लगातार कवरेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।